एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। सो व्हाट आर एसिड? तो एसिड ऐसी चीज़ें होती है जो मेनली टेस्ट में खट्टे होते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे क्या होते हैं टेस्ट में खट्टे होते हैं, तो इनको हम लोग एसिड बोलेंगे। बेस क्या होता है? बेस जो होता है वो कड़वा होता है, लाइक बिटर होता है। जैसे कि अगर हम लोग बोले कि जो हमारा जो साबुन हम लोग यूज़ करते हो इट इज़ अ टाइप ऑफ बिटर, पर इसको टेस्ट मत करना, उसको हम लोग मतलब उसको जब लिटमस पेपर में हम लोग करते हैं तब वो हम लोग देख लेंगे। और फिर बेसिस का और देखा जाए तो करेला जो होता है वो भी एक बिटर में मतलब बिटर टेस्ट करता है, तो वो भी एक बेस है। और सॉल्ट्स क्या होता है? जो इन दोनों को न्यूट्रल करता है, यानी जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट होता है ना तब वो बाद में जाके सॉल्ट फॉर्म होता है, तो वो भी important है। The first, you have learned in your previous class that the sour and bitter taste of food are due to acid and bases respectively। तो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि कोई भी जो फूड का टेस्ट है खट्टा है यानी वो एसिड है, कोई भी फूड का टेस्ट बिटर है यानी कड़वा है तो वो बेसिस के कारण है। इफ़ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, अगर कोई भी हमारे फैमिली में, ऐसे आपने बहुत बार सुना होगा कि जो मेनली ओल्ड वाले मतलब जो 40-30 ईयर्स के आसपास जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि उनको एसिडिटी हो रही। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़्यादा मतलब खाना खाने के कारण उनके पूरे जो स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हो गया। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया। ओके, सो इसके लिए वो क्या करते हैं, लेमन जूस पीते हैं, विनेगर लेते हैं या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो ये जो लेमन है जूस है, देखो जो लेमन जूस और जो विनेगर है ये दोनों एसिड्स है, तो इसको तो हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि एसिड एसिड और रिएक्ट करेगा तो डबल एसिड फॉर्म होगा। तो बेकिंग सोडा इज़ अ बेस, इसका जो केमिकल फार्मूला वो है NaHCO3 विच मीन्स सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ओके, तो ये हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक वाइल चूजिंग द रेमेडी। तो अभी हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे? बेस की प्रॉपर्टी लेंगे, क्योंकि जब बेस और एसिड फॉर्म होते हैं एक दूसरे के साथ तो वो न्यूट्रल यानी सिंपल हो जाता है, कुछ ज़्यादा न्यूट्रल यानी सेम रहता है। ठीक है, surely you have must your knowledge about the ability of acid and bases, recall how we tasted sour and bitter without tasting them। अभी हर एक तो चीज़ हम लोग उनको टेस्ट नहीं कर सकते आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी जैसे कि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को थोड़ी ना हम लोग ऐसे टेस्ट कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसमें और कौन सी प्रॉपर्टीज है जिससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ एसिड है कोई भी चीज़ बेस है, तो वो है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो होता है इजीली मार्केट में भी अवेलेबल हो जाता है। लिटमस पेपर जो होता है लिचेन करके प्लांट है वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ एसिड होती है तो वो ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में टर्न होती है। ठीक है, और कोई भी चीज़ अगर बेस होती है तो वो रेड से ब्लू में चेंज होती है। ये है लिटमस पेपर का। अगर याद रखना तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसमें ब्लू कलर का चेंज हुआ वो कौन सा होगा, वो होगा बेस होगा, क्योंकि वो कौन सा वो देख बेस क्या होगा, जिसमें ब्लू कलर का चेंज होगा वो होगा बेस, और जो रेड कलर का होगा वो हमारा होगा एसिड। सो ब्लू से रेड, अगर ब्लू टू रेड आएगा तो यानी वो कौन सा हो गया, एसिड हो गया। और रेड टू ब्लू आया तो उसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये बेस हो गया। ओके, लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर वो चीज़ होते हैं जो हमें बताता है कि कोई भी चीज़ एसिड है या फिर कोई भी चीज़ बेस है। तो लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर, क्योंकि हमें ये नेचर के द्वारा मिला है। तो ऐसे बहुत सारे एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, फिर एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। तो बहुत सारे प्रकार के इंडिकेटर होते हैं, और जो लिटमस उनमें से एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये याद रखना। और जो टर्मरिक यानी जो हल्दी है वो भी एक दूसरा सा इंडिकेटर है। ओके, एंड so have you noticed the stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when soap which is basic in nature is scrubbed on it। तो इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा अगर आपने कोई वाइट कलर की टी शर्ट पहनी है, अगर उसमें सब्जी गिर गई होगी ना तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों वैसे होता है? विच इज़ बेसिक इन नेचर। क्या हो रहा है मतलब देखो, वो जो करी है उसमें मतलब एसिड वगैरह वो सारे होंगे, और फिर सोप जो होता है वो बेसिक होता है। तो जब उसको हम लोग मिक्स करते हैं ना तो वो चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लोथ इज वॉश अगेन विथ वाटर, और फिर से येलो हो जाता है जब हम लोग उसको धो देते हैं। ओके,
सो ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले ये याद रखना, टर्मरिक है ना, कोई भी एसिड चीज़ को ना वो येलो ही रहता है, एसिड में वो क्या होता है येलो कलर का ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, पर जैसे उसको बेस में डाला जाता है ना वो रेड ऑरेंज हो जाता है, यानी दोनों का मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे जो करी जो है उसमें क्या होता है टर्मरिक होता है, जो सब्जी जो होती है उसमें टर्मरिक होती है ना। और फिर साबुन क्या है बेस है, हमने पढ़ा है कि सोप जो होता है वो हमेशा बेस होता है। और क्या हुआ कि जब एसिड नहीं, जब सोप जब इसके साथ मिक्स हुआ ना तब वो रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना है। इट टर्न्स येलो अगेन, फिर से येलो हो गया। फिर यू कैन आल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्थेपलिन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स वैसे इंडिकेटर्स होते हैं जो लेबोरेटरी में मतलब किए जाते हैं इंट्रोड्यूस, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्थेपलिन। इसका भी हम लोग कलर चेंज आगे देखेंगे। इन द चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, हाउ एसिड एंड बेस कैंसिल आउट ईच अदर इफेक्ट। तो इसमें हम लोग एसिड और बेस का रिएक्शंस देखेंगे और ये भी देखेंगे कि जैसे एसिड और बेस मिक्सड किए जाते हैं तो वो एक दूसरे को कट आउट कर लेते हैं, यानी उनके इफेक्ट सारे चले जाते हैं। तो ये बॉक्स भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई, वो पर्पल कलर का होता है, वो पर्पल कलर से ऑब्टेन किया था लिचन प्लांट से, जो डिवीज़न किससे बिलोंग करता है थैलोफाइटा। ओके, एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। सो इतने याद रखना है कि लिटमस जो होता है पर्पल डाई होता है, कौन से प्लांट से ऑब्टेन हुआ था लिचन प्लांट से, जो एक कौन सा डिवीजन था थैलोफाइटा, जो इंडिकेटर है। और फिर अगर कोई भी सॉल्यूशन में अगर ना ही वो एसिडिक है ना ही बेसिक है तो लिटमस सॉल्यूशन पर्पल रह जाता है। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि अगर वो सॉल्यूशन ना ही एसिड है ना ही बेसिक है तो वो पर्पल ही रहता है। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स, और कौन कौन से नेचुरल मटेरियल, रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia, geranium. This is important, hydrangea, petunia एंड जेरेनियम, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि एमसीक्यू दिए होते हैं ना, तो वो एमसीक्यू में कभी कभी पूछते हैं कि इन चारों में से कौन सा एक नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। तो हाइड्रेंजिया दिया होगा, पेटूनिया दिया होगा, जेरेनियम दिया होगा, रेड कैबेज लीव्स दिया होगा, या फिर टर्मरिक दिया होगा। तो ये सारे जो है वो नेचुरल इंडिकेटर हैं जो हमें बताते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है। दिस आर कॉल्ड एसिड बेसिक इंडिकेटर्स और सिंपल इंडिकेटर्स। तो हम लोग इंडिकेटर को एसिड बेस इंडिकेटर्स भी बोलते। क्यों बोलते? क्योंकि हमें इससे ये पता चलता है कि वो सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी समझेंगे कि वो जब भी उसको हम लोग रिएक्ट करते तो वो कौन कौन सा फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार के एसिड और बेस को इकट्ठे करने के लिए बोला। तो ये बेसिक सा सिंपल फंडा है कि अगर आपके कोई भी रिएक्शन में H प्रोड्यूस हो रहा है, H प्लस आयंस, वो है एसिड। पर जिसमें आपको OH माइनस आयंस प्रोड्यूस हो रहा है, OH माइनस आयंस प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपका बेस है। सो इससे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एसिड वो चीज़ होती है जिसमें H प्लस आयन जिसमें प्रोड्यूस होता है वो हमारा एसिड होता है। पर जिसमें भी हमारा OH माइनस प्रोड्यूस होता है वो हमारा बेस होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी जो रिएक्शन भी जो फॉर्म होता है उसी के ऊपर, जैसे कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो, हाइड्रोक्साइड NaOH, यानी ये क्या हो गया हमारा बेस हो गया। तो जिसमें OH होगा वो बेस हो गया, जिसमें H होगा वो हमारा हो गया एसिड। तो यहाँ पे हमें इतने सारे एसिड और बेस इकट्ठे करने के लिए बोले और बोला है कि हमें उसको हर एक जितने भी इंडिकेटर्स है उसके साथ रिएक्ट करना और फिर बताना है कि उसमें क्या क्या अपनेंड हो रहा है। तो यहाँ पे हमें 4 सॉल्यूशन, एक मतलब एक रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पे सॉल्यूशन, फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज। तो यहाँ पे हमारा पहले हो गया एसिड और फिर नीचे हो गया बेस। ओके, सो रेड लिटमस पेपर। तो हमें पता है कि जो एसिड क्या करता है, ब्लू
ब्लू टू रेड करता है, ब्लू टू रेड करता है। तो अभी देखो, अगर आप एसिड को रेड में डालोगे तो उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि वो रेड में ही होता है, तो इसमें नो चेंज लिखोगे। ओके, अभी ब्लू लिटमस पेपर में डालोगे तो रेड में चेंज होगा। अभी फेनोल्फथालीन में जब भी एसिड को डाला जाए तो वो कलरलेस हो जाता है, कोई कलर में बदलाव नहीं होता, तो कलरलेस हो जाएगा एसिड। और मिथाइल ऑरेंज में डालोगे तो रेड कलर का हो जाएगा। ओके, ये हो गया सारे एसिड का। अभी हम लोग बेस का करते हैं। तो बेस में जब हम लोग रेड लिटमस में डालेंगे तो रेड टू ब्लू होता है, बेस ब्लू, सो इट विल टर्न टू ब्लू। अभी जो है वो ब्लू में डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, फेनोल्फथालीन में डालोगे तो पिंक कलर का हो जाएगा, और फिर मिथाइल ऑरेंज के साथ करोगे तो येलो कलर का हो जाएगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको ये हर एक चीज़ याद रखना है कि अगर जब भी आप एसिड को रेड लिटमस पेपर में डालोगे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ब्लू में डालोगे रेड में हो जाएगा, फेनोल्फथालीन में डालोगे तो कलरलेस होगा, कोई भी कलर नहीं बनेगा, यानी वो वाइट कलर का हो जाएगा। कलरलेस इक्वल्स टू वाइट ही होता है। और जब मिथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्ट करोगे तो वो रेड का हो जाएगा। और टर्मरिक के साथ जब करोगे कौन से कलर का होगा, टर्मरिक के साथ कलर करोगे तो वही कलर का वही रहेगा। अभी बेस की बात, बेस को जब आप रेड लिटमस के साथ करोगे ब्लू का हो जाएगा, ब्लू के साथ करोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, फेनोल्फथालीन के साथ करोगे पिंक का हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज के साथ करोगे तो येलो का हो जाएगा, टर्मरिक के साथ करोगे तो रेड ऑरेंज दोनों मिक्स कलर का, मतलब आप रेड और फिर ऐसे ऑरेंज करके लिख सकते हो टर्मरिक में। दिस इंडिकेटर्स टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। तो ये सब्सटेंस हमें बताता है कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है उनके कलर के थ्रू। ओके, ये तो होगा कलर के थ्रू। यहाँ पे हमने जितने भी इंडिकेटर्स देखे, लिटमस पेपर, फेनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक, ये सारे हो गए कलर चेंज वाले। अभी और भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं तो स्मेल के थ्रू हम लोग बता सकते हैं, और जो इंडिकेटर जिसके ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। ओके, तो जो इंडिकेटर जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसका ऑर्डर चेंज होता है एसिडिक या बेसिक मीडिया में, उसको हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। अभी यहाँ पे हमने एक्टिविटी बताई गई, एक्टिविटी में क्या करना है कि आपको ऑनियंस लेना है, उसको अच्छे से मतलब काट लेना है, और फिर कोई भी आप क्लॉथ ले लो, कपड़ा जो होता है, कपड़े के अंदर आप ऑनियन डाल दो और उसके ऊपर कवर करके थोड़ी देर रखो। अब जैसे ही वो कपड़ा खोलोगे ना, एक ऑनियन की स्मेल आने लगेगी। क्या होगा कि मतलब ऑनियन का स्मेल मतलब अलग सा ही हो जाएगा। क्यों? और मतलब उसमें अगर आप मतलब क्या करो कि आपने वो कपड़ा लिया, उसमें आप एक तो एसिड कोई भी डाल दे, जैसे कि हमने HCl डाल दिया, और फिर कोई बेस डालो, तो आप क्या देखोगे कि जब HCl आप डालोगे ना, तब कोई भी वैसे का वो प्याज का ही प्याज स्मेल आएगा, पर जैसे आप बेस डालोगे ना तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। सो इम्पॉर्टेंट है कि इसमें क्या हो रहा है कि बेस में उसका ऑर्डर चेंज हो रहा है, पर HCl में वैसे का वैसा ही है। सो यहाँ पे हमें वही बोला गया है कि कोई भी एसिड को अगर हम लोग यूज़ करते तो एसिड में करते तो ऑर्डर जो होता है वैसे का वैसे ही रहता है, अनचेंज रहता है, पर जैसे ही बेस हम लोग करते तो उसका जो स्मेल था ना वो डिसअपियर हो गया और कोई नया स्मेल आ गया। तो ये जितने भी है वनीला, फिर ऑनियन और जो क्लॉव होता है, तीनों के तीनों क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। जो एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स है जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। सो कौन कौन से, वनीला, ऑनियन, क्लॉव। ये हमने उसके सारे कितने भी प्रॉपर्टीज देखे, सारे कलर चेंजेस के ऊपर देखे। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग उसका मेटल के साथ रिएक्शन देखेंगे कि जब भी एसिड बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते तो क्या फॉर्म होता है। ओके, अभी यहाँ पे हमें एक्टिविटी में ये बताया गया कि पहले हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना जो एसिड है, और उसको जिंक ग्रैन्यूल्स एक मेटल चीज़ है। तो हम लोग जब भी उसको रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा रिएक्शन है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे नीचे जिंक ग्रैन्यूल्स है, और जैसे ही आप उसको यहाँ पे ऐसे बड़े से कंटेनर में उसको निकालोगे तो आप क्या देखोगे, बबल सब्सटेंस ऐसे फॉर्म हो रहा है, और वो बबल सब्सटेंस क्या है, हाइड्रोजन। सो जब भी एसिड जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, हाइड्रोजन, और उसके साथ एक पॉप साउंड भी होता है। जब आप ये बबल से निकल रहे हो और आप कैंडल लेकर उसको कैंडल को टच करवाओगे ना, वो बबल के साथ एक पॉप साउंड होगा। ठीक है, सो जब भी आप कोई भी मेटल को एसिड के साथ मिलाते तो हाइड्रोजन रिएक्शन में देता है विथ पॉप साउंड।
Note that the metal in the above reaction displaces hydrogen atoms from the acid and forms compound salt। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मेटल है ना वो हाइड्रोजन को भी मतलब डिस्प्लेस कर ले रहा है और इससे एक कंपाउंड कौन सा बना, सॉल्ट बना। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन बताया, जब भी कोई एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। अभी जैसे कि अगर रिएक्शन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसे रिएक्शन लेते हैं, तो एसिड में अगर हमने मान लो कि पहले हम लोग एसिड ले लेते हैं, तो H2SO4 हमने लिया जो एक एसिड है, और उसको जब हमने जिंक के साथ मिक्स किया, जब भी हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था तो H2SO4 लिया और फिर प्लस जिंक के साथ रिएक्ट किया, तो देखो ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट जो होगा ZnSO4 हो जाएगा, ZnSO4, और बचा क्या, H2 बचा, हो गया हाइड्रोजन। सो ये हमारे रिएक्शन हो गया। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एक तो सॉल्ट फॉर्म करता है और एक हाइड्रोजन फॉर्म करता है। तो ये आपको रिएक्शन याद रखनी है। फिर यहाँ पे हमें क्या बताया है, यहाँ पे सेम जो चीज़ गई है वो बेस के साथ की गई है। तो बेस में क्या फॉर्म हुआ, तो बेस में जब 2NaOH यानी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तब वो जिंक के साथ जब रिएक्ट हुआ तो सोडियम जिंकेट फॉर्म हुआ। ओके, सोडियम जिंकेट फॉर्म हुआ और H प्लस H2, तो H2 फिर से इसमें फॉर्म हुआ। तो ये याद रखने की चीज़ है, एसिड हो या फिर बेस, अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करते तो वो कौन सा सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन। तो ये चीज़ याद रखने की चीज़ है कि जब भी कोई एसिड या एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते तब वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। ओके, अगर आपको जानना होगा कि रिएक्शन सोडियम जिंकेट कैसे हुआ तो ये याद रखो। तो पहले यहाँ से देखो, पहले हमारा जो रिएक्शन था कौन सा था, 2NaOH प्लस जिंक के साथ जब हमने रिएक्ट किया तो कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो देखो यहाँ पे 2Na यानी OH क्या होता है, Na का -1 होता है और OH का +2 होता है, तो ये रिएक्ट हुआ एक दूसरे के साथ। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे कि ये कैसे अभी हम लोग फॉर्म करेंगे। 2NaOH प्लस जिंक है। अभी देखो 2Na, तो पहले हमें Na2 लिखना है, फिर यहाँ पे जिंक आ जाएगा, जिंक आया फिर O2 हो जाएगा। अभी हमारा बचा क्या, अभी बचा हमारा हाइड्रोजन, क्योंकि हमें पता है कि हमें हाइड्रोजन फॉर्म ही करना है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले हमें अलग से लिख देना, ऐसा नहीं तो हाइड्रोजन पहले अलग से ही लिख देना, पहले अलग से लिख देना और फिर जितने भी बाकी के कंपाउंड है उनको मिला लो। तो पहले Na2 हो जाएगा यानी सोडियम जिंक और फिर ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 यानी सोडियम जिंकेट। ओके, तो ये ऐसे रिएक्शन फॉर्म होते हैं, बैलेंस्ड रिएक्शन फॉर्म होता है। अब जब हम लोग मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट एसिड के साथ मिक्स करेंगे तब क्या फॉर्म होगा, तब फॉर्म क्या होगा, तो उसमें फॉर्म होगा वाइट प्रेसिपाइट यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। वो भी कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे पहले उन्होंने हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हो और उसमें HCl ऐड कर देना। मतलब दोनों यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब लिए, एक तो है सोडियम कार्बोनेट और एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और जब हमने उसको HCl के साथ रिएक्ट किया तो NaCl क्या होता है, हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, सॉल्ट हो गया। H2O क्या होता है, वाटर होता है, और क्या होता है, CO2। सो जब भी हम लोग कोई भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ मिक्स करते तो क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉल्ट, 3 चीज़ें मिलते हैं। और जब हम लोग एसिड बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करते तो क्या क्या मिलता है, सॉल्ट और फिर हाइड्रोजन गैस। और जब हम लोग एसिड को बस मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते तो कौन से मिलता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर सॉल्ट सब में होता है, जो चेंजेस होते हैं इन सब में बाकी की जो सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो लाइम वाटर है, जब हमने उसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास किया ना तो वो खुद उसका फॉर्मेशन होने लगा। यहाँ पे देखो CaCOHCO3। ठीक है, सो इसमें इतना याद रखने की चीज़ है कि जो भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो 3 चीज़ें, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आपके बुक्स में जितने भी ये ऐसे वाले ब्लू वाले ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को करना इंपॉर्टेंट है। अभी
अभी देखो ये हमने देख लिया कि ये मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। अभी एसिड बेस खुद के साथ रिएक्ट करते तो कौन सा सॉल्यूशन फॉर्म होता है? सो यहाँ पे हमें कौन सा डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फिर NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। तो जब भी हमने इसको रिएक्ट किया, अभी ये देखो ये रिएक्शन कैसे फॉर्म हुआ। तो ये रिएक्शन जैसे कि हमने लिया NaOH प्लस HCl। अभी देखो ये फॉर्मेशन कैसे है, वो उन्होंने पहले क्या ले लिया NaCl प्लस H2 है तो H2O। तो ठीक है, समझ में आ गया। जब भी कोई एसिड बेस मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज करता है, और उनका जो रिएक्शन होता है एसिड बेस का जिससे वो सॉल्ट और वाटर देते हैं उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों न्यूट्रल हो जाता है इसलिए। ठीक है, समझ में आए? तो वो इम्पॉर्टेंट है याद रखने की चीज़ है कि जब भी कोई एसिड बेस जो होता है उनका रिएक्शन होता है जिसमें वो सॉल्ट और वाटर देता है, उसको हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये एग्जांपल याद रखिए NaOH प्लस NaCl। अगर आप पता है इसको 2 से 3 बार ऐसे प्रैक्टिस कर जाओ ना तो आपको आराम से पता चल जाएगी कि कैसे सॉल्ट फॉर्म हुआ, कैसे वाटर फॉर्म हुआ। ओके, अभी देखो ये हमारा हो गया एसिड बेस का, हमें पता चल गया जब एसिड बेस मिक्स करते तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। अभी रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड जो होता है वो होता है बेस, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेस होता है नेचर में। और फिर जो नॉन मेटेलिक एसिड यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिड होता है नेचर में। ओके, तो ये याद रखने की चीज़ है, जो मेटलिक ऑक्साइड है वो बेस होते हैं और नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिड होता है। You will notice that color of the solution becomes blue green when the copper oxide dissolves। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो वो ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है। द ब्लू ग्रीन ऑफ द कलर सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। इसमें कॉपर क्लोराइड यानी सॉल्ट के फॉर्मेशन के कारण, देखो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखने की चीज़ है। यहाँ पे पहली बार ये कलर का चेंज हुआ, तो फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे कलर चेंजेस हुए, तो वो भी याद रखना है कि कौन कौन सा कलर चेंज हुआ था। तो इसमें जब हमने कॉपर ऑक्साइड को जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया तो वो ब्लू ग्रीन कलर का कलर फॉर्म हुआ। अगर वो क्यों फॉर्म हुआ, ब्लू ग्रीन कलर का फॉर्मेशन क्यों हुआ? क्योंकि उसमें क्या हुआ, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2 के कारण हमारे सॉल्यूशन ब्लू ग्रीन हो गया। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, ये मेन मेटल ऑक्साइड क्या है? बेस है, तो उसमें सॉल्ट प्लस वाटर ही रिलीज हुआ। सो यहाँ पे हम लोग बैलेंस लिखना है, बैलेंस रिएक्शन। और मेटल ऑक्साइड और C2 बेसिक ऑक्साइड। और जैसे ही हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को भी बेस के साथ रिएक्ट करते तब भी क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। सो आपने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और जब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया उसने क्या दिया था? सॉल्ट प्लस वाटर। अभी हमने ऊपर किया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लाइम वाटर का, जब हमने उसमें एक्सेस CO2 दे दिया तो उसमें क्या क्या प्रोड्यूस हो गया था? सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, हो गया। Since this is similar to the reaction between acid and base, we can conclude that not metallic are acid in nature। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। सो हम लोग, हाँ, ये आगे का जो है वो हम लोग अपने सेकंड पार्ट में देखेंगे। सो आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ फिर से एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं कि एक तो पहले हमने एसिड बेसिस के बारे में पढ़ा, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, और फिर जो मेन उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। तो एक बार फिर से करते हैं। एसिड या फिर बेस को जब हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें फॉर्म होगा? हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट। ओके, ये होगा। अभी हम लोग एसिड को जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ फॉर्मेशन होता है तो कौन कौन सी चीज़ें बनती है? CO2 प्लस H2O प्लस सॉल्ट। ये हो गया। अभी एसिड या फिर बेस को आप मिला लो तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बेस का वैसे सेम टू सेम एग्जांपल दिया था। यहाँ पे ऊपर ये वाला था,
कौन सा, हाँ ये वाला देखो, जैसे CO3 कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम जो हाइड्रोकार्बोनेट था, जब हमने उसको डिकम्पोज किया ना तो वो सॉल्ट प्लस वाटर भी रिलीज़ कर रहा था, यानी उसमें एसिड भी था। तो जब उसको हमने डिकम्पोज किया तो वो क्या रिलीज़ कर रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर। सो ये तीन आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, उसके तो याद रखना।